ना इसमें हाजी इकराम बीजेपी से मिले हुए हैं, ना कमाल अख्तर बीजेपी से मिले हुए हैं, अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं, राहुल गांधी जी जो है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। ये बात ठीक। उनके साथ कितना गलत हुआ। एक मंत्री जिन्होंने समाजवादी को यहाँ पे जमाया, खड़ा किया, लाठियां खाई, डंडे खाए, मुकदमे खाए, जेलों में गए। अभी बताइए बिजली चोरी में भेज दिया था उन्हें। हमें अपने लिए खुद करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो है हमारे आंसू पोंछ देंगे, अखिलेश यादव जी जो है हमें इंसाफ दिलवा देंगे। ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा। राहत नौरी साहब का बहुत मशहूर शेर है कि ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमी से निकलेगा। आप बताइए, हमारे सर से हमारी छतें छीन ली जाए, हमारी जमीन छीन ली जाए, हमारे मदरसे छीन ली जाए, हमारी मस्जिदें छीन ली जाए, ठीक। अब हमारे पास नागरिकता बची थी, आप वो भी छीनने को हो गए। ये शुरुआत किसने करी? ये शुरुआत सब कांग्रेस ही करती है। असम की एनआरसी किसने करी थी शुरुआत? वो गोगोई साहब थे वहाँ के मुख्यमंत्री, वो कहते थे एनआरसी इज माई ब्रेन चाइल्ड। अगर कोई घुसपैठिया अगर घुस आता है देश में, तो फिर अगर उनको बाहर करने की बात की जा रही है तो फिर ये बात तो सही है। लीडर कितने हैं मुरादाबाद में? लीडर क्यों नहीं बना? आपको रामपुर में लीडर मिल जाएंगे, आपको अमरोहा में लीडर मिल जाएंगे, संबल में बर्ष साहब देखिए लीडर है, नवाब इकबाल महमूद लीडर हैं। तो आप इन लोगों को लीडर नहीं मानते? बिलारी से विधायक है फ़हीम इरफान, कांट से विधायक है कमाल अख्तर, ठाकुरद्वारे से नवाब जान खान हैं, नवाब मज्जू खां। बताइए, हम तो उत्तर भारत का टीपू सुल्तान मानते हैं उनको, क्योंकि वो लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, अंग्रेजों को यहाँ से मार मार के भगाया था उन्होंने। क्या इसी वजह से डॉक्टर एस टी एस साहब ने उस धरने से अपने पाँव पीछे किए थे? क्या उन्होंने करा था? वो कॉल वापस लिया था, बाद में उन्होंने गुब्बारे छोड़ दिए थे, सिंबॉलिकली करा था उन्होंने। वो एसी कमरों में बैठ के ट्वीट नहीं कर रहे होते। मुस्लिम नेताओं को बर्बाद करने वाले अखिलेश यादव जी तो हैं। आजम खां की तरफ से लोगों का दावा यह था कि आजम खां के कहने पे मुसलमान वोट करते हैं, तो अखिलेश जी ने ताने लगा दिया। समाजवादी के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो पता नहीं हमसे क्यों इतना खफा रहते हैं। वो समझते हैं हम हिंदू विरोधी। नहीं भाई साहब, हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। हम हिंदू विरोधी क्यों हो जाएंगे? हमारा तो दीन हमसे ही कह रहा है, लकम दीनकुम वलिय दीन। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन गए। 14 में हमने चुनाव नहीं लड़ा था यहाँ पे। भाई साहब, आप हम पे आरोप ये लगा रहे हैं कि MIM की वजह से हिंदू एक हो रहा है। वो भाई हमारे आने से पहले हिंदू एक हो चुका था पहले। ओवैसी साहब जी बाद में कर रहे थे ना, EVM हैक हो गई, EVM हैक हो गई, EVM हैक हो गई। ओवैसी साहब ने कहा था इसमें EVM हैक नहीं हुई है, लोगों के दिमाग हैक हो गए हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में हजारों दंगे हुए। बीजेपी की तारीख 2014 से शुरू होती है ना, जो हम मानते हैं। लेकिन ये जो पिछले के 60 साल हैं, 70 साल हैं, या 65 साल हैं, या 55 साल हैं, तो आपकी हुकूमत है सर। आपने कितने दंगे करे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शाहनवाज इलियास और आप देख रहे हैं मेरा चलता फिरता पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आज फिर मैं आपको एक नए मेहमान से रूबरू कराने के लिए हाजिर हुआ हूं। मैं आज एक ऐसे मेहमान से आपको रूबरू करा रहा हूं जो युवा भी हैं और राजनीति में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। वो हमेशा युवाओं के लिए लड़ते हुए देखे जाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या मुसलमानों के हक और हकूक की बात हो। वो अक्सर आपको धरना करते हुए या उनकी मदद करते हुए कहीं भी देखे जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं AIMIM के पूर्व महानगर अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता वकी रशीद की। वकी रशीद मेरे साथ है। वकी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी अच्छी चर्चा होने वाली है आपके साथ, क्योंकि आप नौजवान, मजा आएगा। हाँ, नौजवान है और कहीं ना कहीं नौजवानों की आवाज उठाते हुए आप देखे जा सकते हैं। हमेशा आपके वीडियो आते हैं और सोशल मीडिया पे भी आप काफी चर्चा में रहते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई अगर बयान आ जाता है तो उसका आप एकदम पलटवार करते हैं। तुर्की। हाँ, और खासकर तो मैं ये देखता हूँ बैरिस्टर साहब के ऊपर अगर कोई आक्रामक तरीके से बयानबाजी करता है तो फिर आप बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो जाते हैं। जी। तो वकी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि मैं देखता हूँ अक्सर आपके नाम के आगे धरना लगाते हैं लोग, वकी रशीद धरना। ये धरना कहाँ से लगा और ये नाम के मतलब धरना कैसे आया? और युवाओं की भी मैं देखता हूँ कि आप जहां भी जरूरत पड़ती है आप धरने प्रदर्शन में तैयार रहते हैं। बताइए कुछ आपने। देखिए, धरना तो वैसे संवैधानिक एक शब्द है और ये हमारे संविधान के लिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। और
राइट टू असेंबली हमारे फंडामेंटल राइट्स में है संविधान के। तो जिसको भी जो परेशानी है वो संवैधानिक तरीकों से अपनी बात कहे, उसी को धरना प्रदर्शन कहते हैं। बस वो पीसफुल होना चाहिए। अब इसी में एक जो धरने की आपने बात कही, ऐसा हुआ कि हम तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ एडम एंडीज कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, फिर उसके बाद हम विदेश चले गए, काम करने गए थे, काम कर रहे थे हम। तो यहाँ अलीगढ़ से क्या किया आपने? मतलब मैं 10th तक हमने एडम एंडीज कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई करी, और उसके बाद 11th से हम यूनिवर्सिटी चले गए थे। वहाँ पे फिर लॉ में भी एडमिशन ले लिया था, जो यूनिवर्सिटी हमारी लॉ फैकल्टी है। तो उसमें एक हादसा हो गया हमारे साथ, कुछ पर्सनल रीज़न हुआ, तो हमें वो ड्रॉप आउट करके हम वापस आए यहाँ पर। फिर यहाँ से दोबारा हमने ग्रेजुएशन भी की और दोबारा LLB भी करी, सब करा। तो उसी के बाद हम विदेश चले गए, नौकरी वोकरी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, खूब पैसा कमा रहे थे, अच्छा मामला था मामला। अब जब हम अभी छुट्टी पर आए हुए थे, तो ये हमारे वालिद साहब तब तक हयात थे, तो उसी में हमारे वालिद साहब जनाब जावेद रशीद साहब जो थे, तो उनका अचानक इंतकाल हो गया। उसी बीच में ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में CA का बिल फाड़ दिया। ये सब चीज़ें एक साथ हुई, और हम तो छुट्टी पे थे, हमें जाना था वापस, हम जा ही नहीं पाए। अब वो जो जिस दिन उन्होंने बिल फाड़ा, तो हमें पता चला कि ड्राफ्ट में था क्या, वो हमने पढ़ लिया। तो आप यकीन मानिए शहनाज भाई, हमारे तो उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। और जिस दिन वो पार्लियामेंट में पास हुआ, वो 2 दिन हम अपने दोस्तों के साथ थे उसमें, तो हम रोने लगे उसमें, आंखों में हमारे आंसू आ गए। तो बहुत से लोगों की आंखें नम थी कि भाई क्या हो गया ये, क्योंकि आप भारत के नागरिकों से उनकी पहचान छीन लेना चाहते हैं, तो उनके पास बचेगा क्या? कारोबार आप दे नहीं पा रहे, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे, बहुत सी चीजें हैं। उसकी एक नागरिकता है, आप उसको भी शक की निगाह से देख रहे हैं, और 70 साल से लगातार ये चल रहा है। तो उसी में हमने कोशिश करी, और ईदगाह में हमने वो धरना लगा दिया, CA NRC वाला। बात है। जी 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 जी। अब वो धरना जो था, वो मुरादाबाद का सबसे बड़ा धरना बना, आज़ादी के बाद से आज तक सबसे लॉन्गेस्ट रहा। और इंडिया लेवल पे जो धरने लगे, सबसे नंबर 1 पे शाहीन बाग था, क्योंकि वही हमारा, वहीं से हमें प्रेरणा मिली थी, शाहीन बाग से। लेकिन सबसे बड़ा धरना पीसफुल अगर कहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो मुरादाबाद में हुआ। लेकिन ये धरना जब हुआ था वकी भाई, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ये जो धरने हो रहे हैं उस दौरान इसके पीछे सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इनको उस्काने की कोशिश कर रही है। तमाम सवाल भी खड़े हुए थे, और कई सारे उस धरने के दौरान के जो दिल्ली में प्रोटेस्ट शाहीन बाग में हुआ था, कोई ऐसे नौजवान है वो आज तक जेल में भी हैं। तो यहाँ वकील रशीद को कुछ जी खूब मुकदमे लगे, हमें गिरफ्तार भी किया गया, सारी चीजें भी हुई उसमें, और वो होता भी है। देखिए, वो जो आपने सांप्रदायिक की बात करी कि ये चल रहा था, लोगों के जहन में था, वो इस वजह से था क्योंकि जो पूरे हिंदुस्तान में धरने लगे NRC और CA के ऊपर, वो सिविल सोसाइटी ने लगाए। जिन लोगों को मुसलमान लगातार 70 साल से वोट देता आ रहा है, जो मुसलमानों की ठेकेदारी की बात करते हैं, जो मुसलमानों के मसीहा बन रहे थे, वो क्या कहते हैं, नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक, और लोहिया से लेके और अखिलेश यादव तक, तो ये जितने भी लोग थे, इनकी पार्टी के जितने भी लोग थे, इन्होंने धरना लगाने को तैयार ये भी कहा गया था कि पैसे लेकर भीड़ बुलाई गई है। जो महिलाएं वहां बैठी थी उन पर तमाम आरोप लगे थे कि सब पैसे लेके ये उनको बुलाया। ये तो हमारा अपमान है। आप बताइए, हमारे सर से हमारी छतें छीन ली जाएं, हमारी जमीन छीन ली जाए, हमारे मदरसे छीन ली जाए, हमारी मस्जिदें छीन ली जाएं, ठीक। अब हमारे पास नागरिकता बची थी, आप वो भी छीनने पर हो गए। देखिए, ये देखिए एक पैटर्न है। कांग्रेस की सरकारों ने जो आज़ादी के बाद से बनी, उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या रवैया अख्तियार किया, ठीक। तो उन्होंने मुसलमानों से सत्ता छीन ली, ठीक। अंग्रेजों ने सत्ता छीनी, फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो मुसलमानों से कहा कि आपको हिस्सेदारी मिलेगी, आपको हिस्सेदारी मिलेगी। 1948 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर यह बात तय हुई कि मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाएगा,
ये तय थी बात। नहीं, बात तो तय लेकिन नहीं थी, दिया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जब विभाजन का समय आया, जी। फिर उन्होंने जब विभाजन एक धर्म के नाम पे अगर विभाजन हुआ तो उसमें फिर उसके बाद कहाँ आरक्षण की बात होती? देखिए सवाल बात तो ये नहीं, उठता है। वो थी उसके अंदर, वो हमारा कमिटमेंट यही था। देखिए संविधान क्या चीज है? संविधान एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और आपके बीच। इस धरती के बीच में, इस टेरिटरी के अंदर जो लोग रहेंगे वो इन बातों पे सहमत है। संविधान ये है। और संविधान जो है वो क्या करता है? संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं, वो उनका काम ही यही है कि सरकारों के दमन से नागरिकों को बचाना। आप देखिए सरकारें दमन अब यहाँ करती। अगर कोई घुसपैठिया अगर घुस आता है हाँ, देश में, तो फिर अगर उनको बाहर करने की बात की जा रही है तो फिर ये बात तो अब सही वो है सर। हुआ एसआईआर, आपने देखा बिहार में। हम जिस दिन एसआईआर लागू हुआ, हमने कही थी बात, ये एसआईआर का विरोध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एसआईआर तो एक प्रक्रिया है, 2003 में भी हुई थी, पहले भी हुई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? अब देखिए ये शुरुआत किसने करी? ये शुरुआत सब कांग्रेस ही करती है। असम की एनआरसी किसने करी थी शुरुआत? वो जो गोगोई साहब थे वहां के मुख्यमंत्री, वो कहते थे एनआरसी इज माय ब्रेन चाइल्ड। तो कहते थे बात ये, वो कांग्रेस के थे, आज भी बहुत बड़े उनके बेटे। चलिए कांग्रेस पे बात करेंगे, हम जी लंबी जी। बात होने वाली है। लेकिन मैं जो शुरुआती मैंने दौर से आपसे बात शुरू जी जी की, जी। तो एक नौजवान में ये राजनीति का जो भूत है वो कैसे चढ़ा, एक सवाल ये उठता है। हाँ देखिए ऐसा हुआ और क्योंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो अलीगढ़ से पढ़ता है, तो वो राजनीति में उसे आने की जरूरत क्या थी? क्योंकि आप बता रहे हैं आप जॉब भी करते थे, जी जी नौकरी जी। भी करते थे, तो ये सवाल उठता है मैं कि अभी आप वकालत भी करता हूँ, पिताजी भी वकील थे। विदेश चले गए, आप एक्सपोर्ट का विदेश काम क्यों भी छोड़ था। के आए? जी जी, एक्सपोर्ट का काम भी, एक्सपोर्ट भी करते हैं, सब करते हैं। देखिए ऐसा है कि मुसलमानों से यही तो कहा गया, मुसलमानों से यही कहा गया कि आप अपनी बात मत कीजिए, आप अपने हुकूक की बात मत कीजिए, हम है ना, हम करेंगे आपकी बात। अब ये करते 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 70 साल गुजर गए। अब हमारे पिताजी जो थे वो भी मुस्लिम क़यादत की राजनीति करते थे। अब वो बचपन से देखा हमने, डॉक्टर मसूद साहब को देखा, डॉक्टर अयूब साहब को देखा। मुरादाबाद की जो राजनीति है उसमें राहत मुलाई साहब, डॉक्टर शमीम साहब, इसके बाद मुरादाबाद में कोई लीडर नहीं बना। मुरादाबाद में एमएलए एमपी आपको सब जगह मिल जाएंगे, मिलेंगे, वो तो प्रोसेस का हिस्सा है। मैं नहीं चुना जाऊंगा, कोई और चुना जाएगा, ठीक। लेकिन लीडर कितने हैं मुरादाबाद में? लीडर क्यों नहीं बना? आपको रामपुर में लीडर मिल जाएंगे, आपको अमरोहा में लीडर मिल जाएंगे, संभल में बर्क साहब देखिए लीडर है, नवाब इकबाल महमूद लीडर हैं, वो आजम खान साहब लीडर हैं, बिजनौर में चांदपुर में राशिद अलवी साहब लीडर हैं। चाहे वो एमएलए एमपी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो आप इन लोगों को लीडर नहीं मानते? बिलारी से विधायक है फहीम इरफान, कांट से विधायक है कमाल अख्तर, ठाकुरद्वारे से नवाब जान खां, और तमाम सीटें हैं जिस देखिए ये विधायक एमएलए एमपीज हैं और इनकी माननीय है। लीडर नहीं मानते आप? भाई आप आवाम से पता कर लीजिए आप। लीडर तो वो होता है कि जो एक आवाज दे, लोग खड़े हो जाएं। यहाँ पर राहत मुलाई साहब के साथ ऐसा था, डॉक्टर शमीम साहब के साथ ऐसा था। आजम खान साहब अभी जो भुगत रहे हैं अखिलेश यादव की शय पर, बीजेपी जो उनसे बदले ले रही है, तो वो तो अखिलेश यादव के बदले हैं और बीजेपी ले रही है उनसे, वो जेल में है। तो लीडर क्यों नहीं हम मुरादाबाद में आपके पास, आप देखिए मुरादाबाद की आप स्थिति समझिए। इट इज द ओनली प्लेस, ओनली सिटी विच इज ऑलरेडी कनेक्टेड इन द टू द इंटरनेशनल कंट्रीज, इंटरनेशनल सिटीज। आप कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। ये बिल्कुल पीतल नगरी के नाम से आप जाना डायरेक्टली, जाता है। भाई चंबल तो नहीं, विश्व में मुरादाबाद के पीतल की पीतल चमक है सब जगह, तो आप कनेक्टेड हैं। अच्छा पीतल को छोड़ दीजिए, जिगर मुरादाबादी के नाम से पूरे जिगर भारत साहब में के नाम से जाना है, कैफ मुरादाबादी के नाम से है। तो ये बड़े बड़े लोग यहाँ पे गुजरे हैं। नवाब मज्जू खां, बताइए, हम तो उत्तर भारत का टीपू सुल्तान मानते हैं उनको, क्योंकि वो लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, अंग्रेजों को यहाँ से मार मार के भगाया था उन्होंने। उनका असर क्या किया लोगों ने यहाँ पर, सरकारों ने क्या किया? बड़ी मुश्किल से जब हमारे वालिद साहब ने मुरादाबाद की तारीख लिखी, इतिहास की किताब लिखी मैं मुरादाबाद हूँ के नाम से, तो वो उसकी रिसर्च कर रहे थे, उसी में नवाब मज्जू खां का नाम मिला। 2 लाइनें लिखी थी, ही वॉज अ रेबेलियन इन 1857 एंड वॉज किल्ड बाय समवन। तो वहां से निकाल के नवाब साहब की पूरी रिसर्च करी गई, उनको बारे में बात करी गई, तो नवाब साहब को बुला दिया गया, नवाब मज्जू खां। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुरादाबाद एक हिस्टोरिकल जगह है जी। मुरादाबाद पहले से हिस्टोरिकल जगह है। मुरादाबाद की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो विश्व प्रसिद्ध है। मैं देखिए आप यहाँ का कारीगर देखिए, आप उसका इतना क्रिएटिव माइंड है कि वो एक चीज तैयार करता है और पूरे विश्व में बिकती है वो।
एक वो नमूना तैयार करता है वो कारीगर, और वो पूरे विश्व में दुनिया उससे खरीदती है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े अंग्रेज जो हैं, वो उसकी क्रिएटिविटी खरीदते हैं। जो प्रोडक्ट 100 रुपए का होता है वहां पे 1000 का बिकता है वो। तो इसका मतलब क्रिएटिविटी की लेकिन मुरादाबाद में आजकल कमी ये नहीं कहा है। जा रहा है कि जो कारीगर है, जो कलाकृति मुरादाबाद की है, हाथ की कारीगरी, वो लोग भी आजकल जो रिक्शा है वो चला रहे हैं। जी, और भी कई मतलब देखा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है उस पर ज्यादा आ गए हैं। अक्सर कहा भी जाता है कि साहब 80,000 कारीगर यहाँ होते थे, लेकिन अब वो कारीगर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि कारोबार ही नहीं है। वो बात ये यही होगी ना। कारण क्या रहा वकील भाई? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही होती है। जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन और नहीं, गवर्नमेंट तो लिबरलाइजेशन ये कह रही है लगातार कि हम पीतल के कारोबार को बढ़ावा देने के बहुत लिए बढ़ावा लगातार दिया है, मेहनत कर बहुत बढ़ावा दिया है। मैं बताता हूँ बढ़ावा कैसे दिया है इन्होंने। जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया और लिबरलाइजेशन आया, तो प्राइवेटाइजेशन आया, ये पॉलिसी आई डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे। और तो एक बाजार खुल गया, बाजार खुल गया, मुरादाबाद की भी सारी चीजें पूरी दुनिया में बिकनी शुरू हुई। तो उस टाइम और बाद की सरकारों ने भी, जब अटल बिहारी थे तब भी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी ने भी इस बात का रखा कि हाँ, जो मुरादाबाद से एक्सपोर्ट होगा वो हैंडीक्राफ्ट है, वो हाथ से हस्तशिल्प है। रहे हैं। निश्चित है। तो जो चीज हस्तकला से जा रही है, हाथ से बन के जा रही है, उस पर ड्रॉबैक मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो उसमें आर्टिजन पॉलिसी आई। कभी जैसे पीतल बस्ती का, आप हमारा इलाका है, तो ये आर्टिजन्स के लिए आबाद करा गया था मेनली, जो घर यहाँ दिए गए, क्वार्टर्स दिए गए। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा था, जो एक्सपोर्टर था, उन्हें ड्रॉबैक दिया जा रहा था, उन्हें सब्सिडी दी जा रही थी। अब ऐसा नहीं बीजेपी ने खत्म कर दिया, इसकी शुरुआत कांग्रेस की यूपीए सेकंड से शुरू हो चुका था। इन्होंने उसको निचोड़ना शुरू कर दिया। आज हालत ये हो गई, जो पहले 12% हमें ड्रॉबैक मिलता था, वो अब रोड टैप के नाम पे 1% भी नहीं मिल रहा, और कम हो गया। लेकिन वकील भाई कहीं ना कहीं हाईटेक युग है, एआई का जमाना है, और चाइना को कहा जाता है कि आजकल बहुत आगे है हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हब टेक्नोलॉजी है में। वो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई पीतल का जो हाथ से आइटम तैयार होता था वो महंगा है, लेकिन अब वही आइटम चाइना तैयार कर देता है। तो हालांकि प्रधानमंत्री भी लगातार स्किल इंडिया की बात करते हैं कि साहब, और स्वदेशी की बात होती है, तो वो तो बढ़ावा देने की कोशिश तो कर रही है देखिए, सरकार। बढ़ावा कब मिलेगा? देखिए, बढ़ावा शनाज भाई जब मिलेगा, जब सरकार आर्टिजन्स को बचाएगी। जब कला ही नहीं बचेगी, मेन बात कला की है ना, क्रिएटिव माइंड की है ना, वो क्रिएटिव माइंड कब बचेगा? जब उसके बच्चे सुकून से पढ़ रहे होंगे, उसको उसको फीस की टेंशन नहीं होगी। जब उसके घर में कोई अस्पताल का, बीमारी का मैटर आएगा, तो उसके पास सरकारी कोई कार्ड होगा, जैसे अभी आयुष्मान कार्ड का है। तो हमने हमेशा मांग करी है कि आर्टिजन्स के लिए, कारीगरों के लिए और कारखानेदारों के लिए, इनके लिए स्पेशल कार्ड बनाया जाए। एक ही कार्ड बना दीजिए आप, और अब तो आधार कार्ड से लिंक कर दिए, सब कुछ सीधा हो जाता है, सबका आईटीआर खुल के आ जाते हैं, पैन कार्ड खुल के आ जाते हैं। तो आप उससे लिंक कर दीजिए, वो कारीगर, अब स्कूल के बच्चों की फीस का मामला होगा तो वो किसी भी स्कूल में एडमिशन कराए, आप उसको बाउंड नहीं करेंगे कि आप सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़े। सिर्फ सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेगा? वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, वो पीएमएस में भी पढ़ेगा, वो केसीएम में भी पढ़ेगा, वो एडमिडीज में पढ़ेगा, सब जगह पढ़ेगा। तो ये करना चाहिए उनके बच्चों को। जब आप सुरक्षित करेंगे तो उसका दिमाग चलेगा ना। उसको तो पैसा ही नहीं मिल रहा। जो आप अभी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, वो कि वो चार्जिंग रिक्शा में मजबूर हो गया आके, उसकी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो कहा गई। जाता है कि 80,000 कारीगर नहीं, थे अब उस वही समय। हो रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद हमारे कारीगरों की उसमें चली गई। अब आप देखिए, कोई उल्चाई करना नहीं चाहता हाथ से। दुनिया में जो महंगी तरीन तो आप ये चीजें कह हैं, रहे हैं कि जो पीतल की चमक पूरे विश्व भर के कोने कोने में देखी जाती थी, चमकती थी, वो धुंधली पड़ रही है। कारीगरों के ऊपर धुंधली है, बहुत बहुत धुंधली है, बहुत धुंधली है। अच्छा वकील भाई, चलो और सवाल करते हम्म। हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वकील रशीद ने, एक युवा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लॉ की तैयारी कर रहा है, लॉ की पढ़ाई कर रहा है, और एक नौजवान अच्छे घर से, और एआईएमआईएम का दामन थाम लेता। जी। पार्टी तो समाजवादी पार्टी भी है, हम्म। कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। अपने एआईएमआईएम ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए, इसकी बात भी आपके पहले सवाल से ही है, जो आपने धरने की बात कही थी। तो जब मैं धरने की तैयारी कर रहा था, तो उसका पहले हमने धरना 20 दिसंबर में लगाया। डॉक्टर स्टेशन साहब ने, जो हमारे उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उन्होंने कॉल दिया था धरने का 20 दिसंबर का। उसके बाद वो कॉल उन्होंने वापस ले लिया किन्हीं वजूहात की वजह से। फिलहाल पब्लिक जो थी वो जामा मस्जिद से लेके और पूरा
लाखों मुसलमान खड़े हुए थे। तो हमें लगा कि अगर ये मुसलमान जो पूरे यहाँ पे जमघट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी होंगे। वो होते हैं सब जगह, 1-2% सब जगह होते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि अगर ये भीड़ और ये पूरा जुलूस जो है पूरे शहर में अगर घूमेगा, तो जो असामाजिक तत्व हैं इसके अंदर, वो उसका फायदा उठा सकते हैं। वो किसी की दुकान लूट लेंगे, किसी लड़की को छेड़ देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे ज़हन में ये बात आई, हमारी जो साथ में पूरी टीम में थी, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज पे बैठ गए। हमने कहा हम यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाएँगे तो पूरा का पूरा जमघट यहीं रुक जाएगा और उसका फ़ायदा भी पहुँचा। बहुत से जो मैक्सिमम मेजॉरिटी थी मुसलमानों की, वहाँ रुक गई। अब उसके बाद जब हमने तैयारी कर ली उसकी और जब हम धरने के लिए पहुँचे, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं धरने को लीड करूँ, क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि हम तो सिर्फ़ धरना लगाएँगे और उसके बाद हम विदेश चले जाएँगे। दिमाग में हमारे यही बात थी। तो यहाँ जितने भी लोग थे, जैसे आपका किसी से ताल्लुक है, मेरे दोस्त का किसी से ताल्लुक है, मेरे भाई का किसी से ताल्लुक है, किसी नेता से जिनको विधायकी बनना है, जिनको एमपी बनना है, तो मैंने तो सब जगह चक्कर लगाए। सब ने हमारे आगे हाथ जोड़ लिए, बोले भाई हम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा साहब पैसा मेरा, लोग मेरे, सब कुछ मैं इकट्ठा करके दूंगा, आप तो आकर रिबन काट दीजिए, आप हीरो बन जाइए। हमारा मकसद है इस कॉज को उठाना। वो वकील रशीद उठाए, वो शाहनवाज इलियास उठाए, वो कोई और उठाए, सुरेश उठाए, कोई महेंद्र उठाए, हमें इस बात से मतलब नहीं था। हमें था हमारा कॉज उड़ जाए। फिलहाल वो उस पर राजी नहीं हुए और आखिर में जब वो हमने तैयारी करी, वहां पहुंचे, तो हमने देखा कि समाजवादी और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको बाउंड कर दिया गया, अखिलेश जी ने और राहुल जी ने, और जो यहाँ की उस टाइम की लीडरशिप होगी। जमीन पे उतर के, ऐसा नहीं कि समाजवादी में जो मुसलमान हैं, तो क्या इसी वजह से डॉक्टर एस टी हसन साहब ने उस धरने से अपने पांव पीछे करी पता नहीं क्या क्यों उन्होंने करा था, वो कॉल वापस लिया था, बाद में उन्होंने गुब्बारे छोड़ दिए थे, एक सिंबॉलिकली करा था उन्होंने उसमें। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे पहुंचा हूं शाहनवाज भाई, तो ग्राउंड पे हमारे पास एमआईएम के एक आदमी आए। अच्छा, उस वक्त तक यूपी के अंदर 22 मुसलमान शहीद हो चुके थे एनआरसी धरनों के अंदर ही। तो जहन में ये बात था कि पुलिस तो गोली मार देगी, और ईदगाह मैदान तो ऐसे ही मशहूर है, ईदगाह में तो हो भी चुका है, सन 80 में कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे हुआ था सारा कत्लेआम मुसलमानों का। तो जहन में ये था कि गोली तो पड़ेगी। उसी बीच में हमारे पास कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे पास कोई आया, वो एमआईएम के था, जकीर आइनी, एहतिशाम मंसूरी। बोला भाई एक गोली आप खाओगे तो एक गोली हम भी खा लेंगे। तो मैंने देखा कि, मैंने कहा भाई ये तो यहाँ तो समाजवादी के मुसलमान होने चाहिए थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहता है, जी गढ़ भी है, सारे एमपी एमएलए सब जीतते आए हैं यहाँ पर। शायद उस वक्त 5 एमएलए थे यहाँ। जी जी जी। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गलत बात हो गई। हमें उस वक्त हम मुतासिर हुए इस बात से कि आप, जैसे हम दोस्त हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास हमारे 100 दोस्त हैं, हमारा कहीं झगड़ा हो जाए 100 के 100 भाग जाए पीछे से, ठीक, और हम कहीं जाए, हमारे पास 3 दोस्त हैं, लेकिन हमारा झगड़ा हो जाए 3 दोस्त हमारे साथ रहें, तो हमें उन 2 दोस्तों की, जो 3 दोस्त हैं, वो ज्यादा बेहतर है कि 100 की भीड़ लगाई थी वो ज्यादा बेहतर है। आप क्वालिटी देखेंगे ना भाई। जंगे बदर आप क्यों जीतते हैं? आपके पास क्वालिटी थी, क्वांटिटी तो थी नहीं आपके पास। अगर आपके पास क्वांटिटी होती तो बात ही कुछ और थी। आपके पास तो 313 थे खाली, लेकिन आप जीत गए, आपने फतह कर लिया। तो उसी में हमारी समझ में आया कि अगर ग्राउंड पे अगर हमारे पास कोई काम कर रहा है जो मुसलमानों के लिए, जो हमदर्द है, जो देख रहा है कि मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है, अब मजलूम निकलता मुसलमान है, हम क्या करें इसमें? भाई हम सड़क से जा रहे हैं, हमने देखा कि एक ताकतवर आदमी एक कमजोर आदमी को मार रहा है किसी बात पे, तो हम जाके ये तो पूछते नहीं कि तुम हिंदू हो, के मुसलमान हो, के ब्राह्मण हो, के ठाकुर हो, के दलित हो। हर आदमी का एक मिजाज होता है। लेकिन आरोप तो कि भाई यही लगता है कि आपकी जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाती है। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ ना, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ आपकी बात पे। तो जब हम वहां पहुंचते हैं, उसका हाथ रोकते हैं जालिम का, और मजलूम को बचाते हैं। अब वो मजलूम निकलता मुसलमान है, हम क्या करें इसमें? मेजॉरिटी आप अगर देखेंगे मुसलमानों पे, अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना, तो सरकारी तौर पे जितने जुल्म हो सकते हैं एक कम्युनिटी के ऊपर, इस समाज के ऊपर, वो हो चुके हैं। अब तो मुसलमान जो है वो दीवार से लग गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। इसलिए आप देखिए 70 साल से मुसलमान कभी धरना प्रदर्शन में निकल के नहीं आया। पॉलिटिकल पार्टी की नहीं आ सकता है कि उसका कार्य करता है या कुछ भी है,
लेकिन अपने कॉज के लिए कभी नहीं आया। ये भारतीय एनआरसी पहला मौका था जो भारतीय निकल के आया जनता था। पार्टी के कई सारे नेताओं के बयान आपने सुने होंगे, वो ये कहते हैं कि साहब मुसलमानों को बरगलाया जाता है, मुसलमानों के पीछे से काम किया जाता है, और यही एनआरसी मुसलमानों ने बताइए कब। नहीं, उनका ये कहना है कि साहब अब मुसलमानों को उनका जो हक था वो मिलना शुरू हो गया। चाहे 3 तलाक की बात ले लो, चाहे और कई सारी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कहती है साहब अब वहां के जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी बराबरी का हमने हक दिला दिया। आगे बराबरी का आपने हक दिला दिया। आप तो वो हक देने की बात करते हो, हम मांग ही नहीं रहे आपसे। हम मांग ही नहीं रहे आपसे भाई। हम एक खुदा की इबादत करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। आप हमें हक दे रहे हैं कि आप 100 खुदाओं की बात करो। भाई नहीं चाहिए आपका हक भाई। हमें संवैधानिक, हमारे पास आर्टिकल 25, 26 में हमारे पास संवैधानिक हक है। हमें नहीं चाहिए आपका हक। आप हमें क्यों दे रहे हैं? आप थमाए दे रहे हैं हमारे हाथ में कि लो 3 तलाक का ये ले लो। अरे नहीं चाहिए साहब। और उस 3 तलाक के आप ड्रॉबैक भी देख लीजिए क्या हुए हैं। उसमें जो डिजर्शन बढ़ गया, उसमें डिजर्शन बढ़ गया। उसमें आदमी जेल में है, बीवी बच्चे मैके में रह रही है बीवी अपने, ठीक। अब वलीदगी हो गई, तलाक भी नहीं हुई। ये तो हो चुका ना यहाँ पे। तो ये हमें इसमें तो पढ़ना है नहीं। ये पहला मौका है कि मुसलमानों में एक जागरूकता पैदा हुई है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हुई है। और ऐसा नहीं ओवैसी साहब कोई नई बात कह रहे हैं। लेकिन वकील भाई केवल मुसलमानों का साथ ही लेकर नहीं हो सकता ना ये सब कुछ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सबको साथ लेना पड़ेगा, लेकिन पहले खुद को तो साथ लेना पड़ेगा ना। पहले मैं अपने परिवार को तो एक कर लूं। पहले मैं अपने परिवार को देख कर आप परिवार को एक करने की बात करते हैं, बैरिस्टर साहब का आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हाँ, तो वो बी टीम पता नहीं किस तरीके से कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने तो कहा था कि आइए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने कहा अभी कि चलिए मेरे साथ, मैं फ्लाइट का टिकट बुक कराता हूँ, आपके पैसे भी मैं दे दूंगा, चलिए साहब। और ये तो बिल्कुल मक्का मदीना चलिए। आपके अगर मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद के विधायक हैं कमाल अख्तर, उन्होंने भी कहा था। और मैंने एक पॉडकास्ट किया है, हाजी इकराम कुरैशी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि पहले ये असदुद्दीन ओवैसी साहब स्पष्ट करें कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं। मतलब और उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए कि साहब वो बर्डन ऑफ प्रूफ भी हमारे पे डालेंगे ना। मसला ये है, कमजोर गर्दन हमारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी हमारे ऊपर है भाई। जैसे नागरिकता साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर है भाई। हमारे ऊपर क्यों होगा? आप साबित करो, हम नहीं है, सरकार साबित करे ना। वो तो करने रही। उन्होंने तो पूरा एक्सप्लेन करके बताया। हाँ, बताएं। वो ये बता रहे हैं कि साहब बताइए, हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, आजम खान साहब को ले लीजिए, उनके ऊपर इतने मुकदमे लग गए और असदुद्दीन ओवैसी ऊपर एक भी मुकदमा आज तक नहीं लगा। देखिए, तो वो एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ये उनके अनुसार की बात, कही हुई बात। जी, वो मैंने पॉडकास्ट देखा, बड़ा आपका हिट हुआ है वो पॉडकास्ट। देखिए, जहां तक हाजी इकराम कुरैशी साहब की बात है, वो मेरे पिताजी के दोस्त है। दोस्त हमारे तो, हम चाचा ही मानते हैं उन्हें, अपना बड़े हैं हमारे। लेकिन उनके साथ कितना गलत हुआ। एक मंत्री जिन्होंने समाजवादी को यहाँ पे जमाया, खड़ा किया, लाठियां खाई, डंडे खाए, मुकदमे खाए, जेलों में गए। अभी बताइए, बिजली चोरी में भेज दिया था उन्हें, इतना बड़ा आरोप लगा के कोई कुछ नहीं कर पाया, ठीक। तो उन हाजी इकराम साहब का टिकट काट दिया। क्या आपने, मतलब जिस आदमी ने पूरे जिस परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी समाजवादी के लिए, उस समाजवादी ने हाजी इकराम साहब को ये दिया है। और जो हाजी इकराम साहब बात कर रहे हैं, तो बात तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो अब मुरादाबाद के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, मुरादाबाद के अंदर सबसे ज्यादा मुकदमे जो हुए हैं सरकारी तौर पे, एक तो होता है कि सुरेश ने महेश पे मुकदमा करा दिया, अबरार ने करारा पे मुकदमा करा दिया। एक तो ये बात होती है। एक बात होती है कि पुलिस आप पे मुकदमा करे। तो सबसे ज्यादा मुकदमे तो मेरे ऊपर हुए हैं मुरादाबाद में। आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, राजनीतिक जो लोग हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे पुलिस ने मेरे ऊपर करे हैं। तो अब मैं क्या कहूंगा, कि मैं ये बात कहूंगा कि यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं ना इसमें हाजी इकराम बीजेपी से मिले हुए हैं, ना कमाल अख्तर बीजेपी से मिले हुए हैं, अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं, राहुल गांधी जी जो है वो बीजेपी से मिले हुए। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। क्योंकि ओवैसी साहब मंत्री तो रहे नहीं, मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, उन पर जांच किस बात की होगी। और ओवैसी साहब पे मुकदमे नहीं है क्या? अभी बाराबंकी में एसडीएम साहब की ने नींद खराब हो रही थी अजान से, मस्जिद तोड़ दी थी ना वहां पर, ओवैसी साहब बोल गए थे, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था। अब वो तारीख हो नहीं रहे हैं।
ओवैसी साहब जितनी मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, अभी इसी टोल गेट पे हापुड़ में जो है उनके ऊपर गोली चलाई गई थी। हम भी वहां पहुंचे थे। किसी और पे तो गोली नहीं चलाई। अखिलेश यादव पे कभी गोली चली है? आप बता दीजिए। इसका मतलब अखिलेश यादव जी जो है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं क्या मानूं इस बात का? राहुल गांधी जी के ऊपर गोली चली है क्या? तो इसका मतलब हम ये मान लें कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। लेकिन हम तो मानते हैं वैसे, क्योंकि अगर वो बीजेपी से मिले हुए नहीं होते तो वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे होते, वो एसी कमरों में बैठ के ट्वीट नहीं कर रहे होते। मुस्लिम नेताओं को बर्बाद करने वाले अखिलेश यादव जी तो हैं, और कौन है? नहीं, ये भी आरोप लगता है बैरिस्टर साहब पे कि साहब उसी प्रदेश में जाते हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में, विधानसभाओं में जाते हैं जहां मुस्लिम मेजोरिटी में होते हैं। अब बिहार की आप ले लीजिए, बिहार में हालांकि किशनगंज में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस को भी वो पीछे धकेल दिया, लेकिन कहीं 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 आपको नहीं लगता कि अब वो यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में अगर वो आते हैं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान सीधे तौर पर, तो आरोप भी कहीं ना कहीं। नहीं, आरोप तो देखिए, संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेताओं बिल्कुल का आरोप लगाएं आप, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आरोप का आप सिद्ध भी तो करेंगे ना। आरोप आप लगा रहे हैं, सिद्ध आप करेंगे। आप मुझसे कहेंगे आप सिद्ध करिए, अरे भैया मैं आरोप आप लगा रहे हैं, सिद्ध आप करेंगे ना। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर होगा, आप मेरे ऊपर डाल देंगे। दूसरी बात, बिहार में जो चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में तो हम तो कह रहे थे कि भाई आप हमें 6 सीट दे दीजिए बस। हमें पिछले बार 2020 का जो चुनाव हुआ था, हमने तब भी कहा था, नहीं माने। हमें 5 लाख 5.5 लाख वोट मिला, 5 सीटें मिली, उसमें से 4 निकल गए थे, खरीद लिए गए थे। जनता ने जवाब दे दिया 2025 के चुनाव में। अब 5 सीटें हमारी जीती हैं। आदिल हसन हमारे 300 वोटों से हार गए। एक सीट हमारी 5-6 हजार वोट से हार गई, वो हमें हरवा दी गई। तो अब हमें वोट मिला है वहां 9.5 लाख। तो लोगों की समझ में नहीं आ रही बात ये। देखिए, बात यह है कि आप राहुल गांधी जी हमारे ऊपर बात नहीं करेंगे। भाई मैंने या किसी ने, कोई भी मुसलमान है, वो कैंडिडेट को देख के वोट नहीं देता है, वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को देख के वोट कर रहा था। अखिलेश जी का दावा यही था कि लोग मुझे वोट करेंगे, मुस्लिम नेता को वोट नहीं करेंगे। इस वजह से तो आजम खां को उन्होंने ठिकाने लगा दिया, क्योंकि आजम खां जो थे वो बीच में थे। आजम खां की तरफ से लोगों का दावा यह था कि आजम खां के कहने पे मुसलमान वोट करते हैं, तो अखिलेश जी ने किनारे लगा दिया, और भी बहुत सारे नेता किनारे लग गए। तो जब अखिलेश जी को देख के लोग मुसलमान वोट कर रहा है, तो उम्मीद किससे करेगा? वो उम्मीद कमाल अख्तर से करेगा कि वो हमारी नहीं बोले। भाई हमने तो ये कहा था कि अभी विधानसभा चुनाव के बाद कि आप कमाल अख्तर साहब को आप नेता विपक्ष बनाइए, लेकिन केवल आप नवाब इकबाल को नेता विपक्ष बनाइए। केवल मुसलमानों की बात करने से तो काम नहीं बनेगा। भाई समाजवादी को सारा वोट मुसलमानों ने दिया है ना, 95% मुस्लिम वोट तो गठबंधन को गया, तो बात किससे करेंगे फिर? आप हमारा वोट भी लेंगे, आप हमारी नहीं बोलेंगे भी नहीं। बहुत शानदार बात है ये तो। आप हमारा वोट लेंगे, आप हमसे नोट लेंगे, आप हमसे नारे लगवाएंगे, आप कुर्सी भिजवाएंगे। बैरिस्टर साहब भी तो केवल मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अभी आप बंगाल को उठा लीजिए, चलिए, और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या यूपी में चलिए समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिहार में आरएलडी को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी जो हुमायूं कबीर है, उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। वहां एआईएमआई जो मीम के नेता हैं, उन्होंने सबने उनका समर्थन किया। तो मस्जिद बनने की क्या दिक्कत है? अगर कहीं पर राम बाबर के नाम से बनाने की भी क्या जरूरत है? सवाल तो ये भी उठता है ना। नहीं तो बाबर, आप एक लिस्ट जारी कर दिए नामों की कि बाबर, औरंगजेब, ये शाहजहां, जहांगीर, ये वकील रशीद, ये नाम नहीं रखे जाएंगे। मुस्लिम नेता जो और पार्टियों के मुस्लिम नेता है, वो लगातार इसे कह रहे हैं कि साहब ये नहीं होना चाहिए था। एक जो मुद्दा था बाबरी मस्जिद का, उस मुद्दे पर कोर्ट का जो निर्णय हुआ वो सबने माना, मुसलमानों ने भी माना। लेकिन अब एकदम फिर दोबारा से उस मुद्दे को खड़ना कितना सही है? और फिर बैरिस्टर साहब उसका समर्थन कर देते, कहाँ पे बन रही है बाबरी मस्जिद? हमारी नहीं तो बाबरी मस्जिद तो वहीं पे थी जहां पे थी। हमारा तो अकीदा यही है। तो अब आप मेरा फेथ भी मुझसे छीन लेंगे क्या? भाई आपने 1991 में रिलीजियस वर्शिप ऑफ रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट बनाया आपने, ठीक। आपने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जहां पे जो धार्मिक स्थल था, उसका जो कैरेक्टर था वो वही रहेगा। अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, दरगाह है तो दरगाह रहेगी। ये आपने पास किया था ना। तो आपने उस एक्ट के, जो एक्ट पास कर रहे थे आप, तो उसमें आपने उसमें एक्सेप्शन बाबरी मस्जिद क्यों लिखवाया?
ये तो कांग्रेस ने करा है, समाजवादी ने करा है ना। ये तो हुमायूं कबीर ने जो किया आप उससे सहमत है? फिर देखिए, आपकी पार्टी मतलब कोई भी कहीं पे मस्जिद बनाए तो अच्छी बात है ना, हमें इसमें क्या दिक्कत है? कोई कहीं मंदिर बना दे, लोगों की अपनी आस्था है, वो लोग बनाएंगे, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये तो कहीं कोई चर्च बनाएगा, हम क्यों किसी को रोकने वाले हैं? राम मंदिर सब जगह बनते हैं। हम कभी कभी आपने देखा किसी मुसलमान ने विरोध किया है? क्यों विरोध करेगा मुसलमान? मुसलमान तो उनको इमाम हिंद कहता है, इकबाल ने कहा है उन्हें, इमाम हिंद कहता है इकबाल तो उन्हें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। तो हम तो इज्जत करेंगे सबकी, जिन्होंने हमारी बेइज्जत। देखिए मसला ये है ना कि एज अ कम्युनिटी मुसलमानों को बहुत हिकारत से देखा जाता है, बहुत हीन भावना से देखा जाता है। उनके साथ तो ऐसा सलूक करा जाता है कि जो पहले दलितों के साथ था और आज भी है, जो अनटचेबिलिटी वाला मामला है हमारा। तो लेकिन देखा जाता है वकी भाई, आप विचारधारा में आप कांग्रेस की और सपा के विरोध में क्यों रहते हैं? जी देखिए, वो भी वैचारिक विरोधी है, कोई हमारी उनसे दुश्मनी तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने, समाजवादी ने हमारी कोई जमीन या जायदाद छीन ली है और हम झगड़ा कर रहे हैं उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, समाजवादी के अंदर अगर अखिलेश यादव जी को ये बात मालूम है कि हमें सिवाय मुसलमानों के कोई ईमानदारी से वोट नहीं करता, ठीक, तो उनको मुसलमानों के लिए लड़ना पड़ेगा, उनको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। आप ट्वीट नहीं कर सकते खाली। नहीं, राहुल गांधी तो देखे जाते हैं लड़ते हुए। नहीं, मुसलमानों के क्या लड़े बताइए? वो तो जब राम मंदिर बन के आया था तो प्रियंका जी ने तो बयान दिया था कि हमारी तो इच्छा पूरी हो गई। संभल में अगर कुछ हुआ तो अखिलेश जी ने भी कहा था कि हमारी वो इच्छा पूरी संभल हो में गई। लोगों से मिलने के नहीं आते, उनको मिलने नहीं दिया जाता। और भी कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें राहुल गांधी, जब राहुल गांधी जी से मिलना होता है उससे मिल लेते हैं हम। जब राहुल गांधी जी ने किसी से मिलना होता है ना, वो इतने मामूली आदमी नहीं है, वो किसी से मिलना चाहे तो वो मिल ना पाए। वो उन्होंने मिलना ही नहीं था मुसलमानों से। अखलाक की जब लिंचिंग हुई है, ठीक, तो राहुल गांधी जी मिलने गए थे उनसे क्या? आप बता दीजिए। अब तो यह है कि अखलाक की मौत भी हो गई है, लिंचिंग भी हुई है, सब कुछ हो गया है, और अखलाक को का कातिल ही नहीं है कोई। केस वापस हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने विरोध किया है इसका? बताइए आप। अखिलेश यादव जी ने इसका विरोध किया? मिनाज अंसारी को मार दिया गया, किसी ने विरोध किया? शाहिदीन को मुरादाबाद में मार दिया गया मंडी समिति में, कोई उनके घर जाने को तैयार नहीं था। सबसे पहले मैं पहुंचा हूं, हमारी टीम पहुंची MIM की। वो इतने डरे हुए थे, बात भी नहीं करना चाह रहे थे, इतना डरा दिया था उन्हें। बाद में शहर इमाम पहुंचे हैं, बाद में फिर और लोग पहुंचे हैं, यहाँ की सांसद भी पहुंची थी बाद में। लेकिन यहाँ पे पीतल बस्ती में यहाँ पे मार दिया, मार पिटाई कर दी। मुरादाबाद जैसे इलाके में, अभी मैं आपको घटना बता रहा हूँ 2 महीने पहले की। आपके एक साथी हैं, तो कैमरामैन है, तो उनका रात में 1-1:30 बजे मेरे पास फोन आया, मुझसे बोले वकील साहब ऐसे ऐसे बात हो गई, यहाँ पे एक लड़के को मारा है, आप जरा कोतवाली आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे आने से चीजें डेवलप हो जाएंगी। बोले आप आ जाइए, चीजें बच जाएंगी, आ जाइए आप। फिलहाल वहां पहुंचे, उनकी पूरी बात सुनी तो पता चला कि वो 17-18 साल का लड़का था, एक मोहम्मद आदिल नाम का, दौलत बाग में रहता है। वो अस्पताल में कोई एडमिट था उसका, वहां जा रहा था, वो रास्ता भूल गया। गुलजारीबंद धर्मशाला पे उसने पता पूछा, वहां कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मोहम्मद आदिल। उस बात पे उसको इतना मारा तो उसकी हालत खराब हो गई, वहां से भागा। उसके साथ एक दोस्त भी था उसका, किस्मत उसकी अच्छी थी, वो भाग के कोतवाली चला गया। वहां जो उस टाइम इंस्पेक्टर थे साहब, वो बैठे हुए थे उस टाइम रात में, वो सब तुरंत वहां पहुंचे मौके पर, पूरी पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। अब वहां पहुंचे तो क्या कहते हैं, फिर उसका हमने बात करी, उसमें तो कुछ गड़बड़ भी हो गया, कुछ लोगों ने बदतमीजी भी कर दी, पुलिस ने कुछ को उठा लिया, उन सबसे बात करी, उनको वहां से निकाला। लेकिन वहां बात करके वहां FIR दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसी मुरादाबाद पीरजादा इलाके के आसिम अंसारी साहब को मारा पद्मावत एक्सप्रेस के अंदर। लेकिन जो है कि भाई एक सवाल ये उठता है कि चंद लोगों की वजह से दूरियां तो पैदा नहीं हो सकती ना, सब लोग एक जैसे तो हम हिंदुओं से नफरत नहीं करते ना। देखिए, हमारी जो विचारधारा है ना, समाजवादी के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो पता नहीं हमसे क्यों इतना खफा रहते हैं। वो समझते हैं हम हिंदू विरोधी। नहीं भाई साहब, हम हिंदू विरोधी नहीं है। हम हिंदू विरोधी क्यों हो जाएंगे? हमारा तो दीन हमसे ही कह रहा है
लकम दीनकुम वलिय दीन, ला इकराह फिद्दीन। तो खुदा हमसे कह रहा है, अगर हम खुदा की बात नहीं मानेंगे तो मुसलमान कब रहेंगे हम? तो हम हिंदुओं से नफरत नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, अब देखिए कहां फांस दिया। देखिए एक आदमी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और वो बाहर आके चीख रहा है कि भाई मेरा घर में आग लगा दी, मुझे बचाओ। तू कह रहा है तुम माहौल खराब कर रहे हो। अरे भाई, मेरे घर में आपने आग लगा दी, मुझे मार रहे हैं, मेरे बच्चों को उठा के आपने दफन कर दिया, और मैं जब चीख रहा हूं कि भाई लोगों से मदद मांग रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि तुम माहौल खराब कर रहे हो। भाई तो आप तो 151 लगनी चाहिए। अरे भाई क्या अजीब बात है। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और मुसलमानों की अगर हम बात करेंगे कि भाई गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो हम क्रिमिनल हो जाएंगे। आप बता दीजिए कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हो कि हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दिया हो, या शौकत अली साहब ने हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दिया हो? क्या मुसलमानों में कोई ऐसा ग्रुप है कि वो चले हों कि हम वो फला मंदिर तोड़ देंगे जाके? आप बता दीजिए आज तक के इतिहास में कि फला मंदिर हम जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे, वो मंदिर को तोड़ देंगे हम। मुसलमान ये कर ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के नेताओं की घोर विरोधी है, आप विरोध करते हुए देखे जाते हैं, हमेशा हमेशा फायर रहते हैं आप। लेकिन इसी पार्टी की एक सांसद है इकरा हसन, उनके खिलाफ मुरादाबाद से अभद्र टिप्पणी होती है, तो वकील रशीद उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जी जी, मैं थाने गया, मैंने कंप्लेंट भी कराई पूरी। तो देखिए बात यह है ना कि इकरा हसन साहिबा को जो बुरा भला कहा गया ना, वो इस वजह से नहीं कहा गया कि वो समाजवादी की सांसद है, इस वजह से नहीं कहा गया, या इस वजह से भी नहीं कहा गया कि वो महिला है, नहीं, इस वजह से भी नहीं कहा गया कि वो कैराना की है, मुजफ्फरनगर की है। मतलब ना पार्टी उसमें इशू था, ना जेंडर उसमें इशू था, ना रीजन उसमें इशू था, ना लैंग्वेज जबान उसमें इशू थी। तो इशू क्या था? वो मुसलमान थी, इकरा हसन मुसलमान है। तो बस जब देखिए आप, जो हमें SC ST हमारे भाइयों को जो रिजर्वेशन मिला है, वो किस बुनियाद पे मिला है? जाति की बुनियाद पे मिला है ना। क्यों मिला है? उसका तर्क क्या है? उसका तर्क यह है कि दलितों के साथ, हमारे OBC भाइयों के साथ उत्पीड़न होता है, अनटचेबल वाला मसला होता है, छुआछूत लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी करते हैं, वो नौकरियों में करते हैं, वो बातचीत में करते हैं, वो उनकी जाति को गाली बना देते हैं। इस वजह से उनको आरक्षण दिया गया। तो जिस बुनियाद पे उत्पीड़न हुआ है, तो उनका समर्थन भी तो उसी बुनियाद पे होगा ना। जब मुसलमान के नाम पे आकर अगर आप किसी को मारेंगे, तो अखबार में लिखा जाएगा ना कि एक मुसलमान को मारा गया, क्योंकि धर्म की बुनियाद पे मारा गया है ना। वहां पर वो जो मारने वाले, वो ये नहीं देखते कि शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, बरेलवी हैं, देवबंद, कुछ नहीं देखते। वो ना अंसारी देखते हैं, ना सैयद देखते हैं, ना पठान देखते हैं, ना कुरैशी देखते हैं। वो देखते हैं कि ये मुसलमान है, इसके दाढ़ी है, इसकी टोपी है, इसका नाम उर्दू नाम है इसका। बताइए, उर्दू से इतनी नफरत करते हैं? उर्दू क्या विदेश की भाषा है क्या? चाइना से आई है यहाँ पर, यहाँ की भाषा है, आपको उससे नफरत हो गई। अच्छा देखिए, बड़ा अजीब सी बात है, बंगाली भाषा जो है वो बांग्लादेश की भी है, हमारी वेस्ट बंगाल में भी है। हमारा तो राष्ट्रगान बंगाली में है, जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। तो बंगाली से आपको नफरत नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी जबान उर्दू रख ली, आपको उससे नफरत है। आप बदला हमसे ले रहे हैं, अपनी भाषा को आप कत्ल करे जा रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं कि उर्दू तो आप देखिए लोगों के बीच में से गायब हो गई, सिर्फ जबान रह गई है, लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आती अब, क्योंकि आपने उसको रोजगार से नहीं जोड़ा। अगर आप उर्दू को रोजगार से जोड़ते तो उर्दू भी जिंदा रहती। उत्तर प्रदेश की तो सेकंड लैंग्वेज है। आपको किसी मुरादाबाद के कुछ चुनिंदा बोर्डों को छोड़ के बाकी जो साइन बोर्ड है आप देख लिए, उसमें कभी साइन बोर्ड आपने देखा उर्दू में लिखे हुए हैं? क्यों नहीं लिखे हुए वो साइन बोर्ड उर्दू में? भारत की जबान नहीं है उर्दू, अमेरिका से तो आई नहीं है, मुंशी प्रेमचंद की जबान है ये तो, फिराक गोरखपुरी की जबान है ये तो, जिगर मुरादाबादी की जबान है ये तो, कमर मुरादाबादी की जबान है ये तो। आपको उससे नफरत हो गई है। तो आप तो अब बहाने ढूंढते हैं हमसे नफरत करने के। बार बार शुरू में बात कही गई राम मंदिर के ऊपर कि भाई बस दिवाली छोड़ दो, फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा, ये दे दो बस। और ये बातें कर कौन रहा था? ये कांग्रेस और समाजवादी ऑफिशियली नहीं कह रहे थे, पीछे से मुसलमानों से यही कह रहे थे, बैकडोर से ये बात कह रहे थे, बोले यार ये छोड़ दो बस, ये वरना ये बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी।
राम मंदिर के इशू पे, ये कंप्रोमाइज कर दो बस। कर दिया कंप्रोमाइज, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एएसआई की सारी रिपोर्ट तराशाई कर दी सुप्रीम कोर्ट। आप मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, हम कुछ बोलेंगे तो बोले ये कम्युनल है। भाई कम्युनल आदमी वो होता है जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोले, ठाकुरों के खिलाफ बोले, दलितों के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ कोई एक्ट करे, हिंदुओं के खिलाफ बोले। हम तो कह रहे हैं भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ही जुल्म नहीं होना चाहिए, हमें भी बराबरी का हक दे दीजिए आप, हमें भी सत्ता में हिस्सेदारी दे दीजिए आप। तो वो कह रहा है आप कम्युनल है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो ये कहते हैं कि जहां जहां मुस्लिम नेता लड़ रहे हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने कैंडिडेट लड़ाने की क्या जरूरत है। हाँ। अब अपना ही उठा लीजिए आप, मुरादाबाद में चुनाव हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट है, तो उसमें ये भी आरोप लगते हैं कि वकील रशीद चुनाव लड़े तो उनकी वजह से चुनाव हार गए। हाँ, समाजवादी पार्टी उनके घर में जब भैंस दूध नहीं देती है तो वो वकील रशीद जिम्मेदार होते हैं। वो तो होता ही है। अखिलेश जी के यहाँ जो है मुर्गी अंडा नहीं देगी तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जिम्मेदार होंगे, शौकत अली साहब जिम्मेदार होंगे। नहीं, कई सीटों पे तो प्रभाव रहा। अगर मैं बात करूं बिलारी की, तो बिलारी भी जी कम वोटों के अंतराल से चुनाव जीती। वहां भी अगर ऐसा हो जाता तो मुझे लगता है कि यही होता कि एआईएमआईएम ने हरा दिया। नहीं, आपको जब हम आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना वर्चस्व में आ गए हैं हम और लोगों में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, तो आप हमें गठबंधन में क्यों नहीं लेते? आप छुआछूत क्यों करते हैं हमारे साथ? संविधान कहता है आर्टिकल 16 में आप छुआछूत नहीं कर सकते। आप हमें राजनीतिक आपने अछूत बना दिया। आपने मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को गायब कर दिया और दावा ये करेंगे कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लेके आना है। वो तो कह रहे हैं अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मदद करनी है हमारी, तो हमारे जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनके सामने अपने प्रत्याशी ना उतारे। तो पहले नहीं उतारे थे ना भाई, नहीं उतारे थे पहले। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा, शौकत अली साहब ने चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी फिर जीत गई, सरकार बना ली। 24 में हमने चुनाव नहीं लड़ा, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन गए। 14 में हमने चुनाव नहीं लड़ा था यहाँ पे। भाई साहब आप हम पे आरोप ये लगा रहे हैं कि एमआईएम की वजह से हिंदू एक हो रहा है। वो भाई हमारे आने से पहले हिंदू एक हो चुका था। पहले से हमेशा यहाँ पे हिंदू वोट बैंक था, है और रहेगा। पहले वो कांग्रेस के साथ था, फिर वो जनता दल के साथ आया, जनता पार्टी के साथ आया, ठीक। अब वो जो है वो बीजेपी के साथ है। आप जितनी देखिए, एक साइकोलॉजिकल बात है, ये जितनी बार इन्होंने ये बीजेपी से स्ट्रांग क्यों हुई है, उसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजूहत है, उसकी वजह मैं साइकोलॉजिकल बताता हूं आप। मुसलमानों के बीच में कांग्रेस के लोग आए, समाजवादी के लोग आए, दीगर पार्टियों के वो जितने भी तथाकथित सेकुलर दल हैं, उन्होंने मुसलमानों में आके कहा कि मुसलमानों बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। अब मुसलमान डर गया, मुसलमान बोला हाँ बीजेपी हराएंगे हम। मुसलमान लग गया बीजेपी हराने, और बीजेपी हरा भी थी, ऐसा नहीं हराई, बीजेपी हराई भी है। लेकिन अकेले मुसलमान ने नहीं हराई, सबने मिलकर हराई। तो उसमें दलित भी थे, उसमें यादव भी थे, उसमें ओबीसी समाज भी था, कुर्मी समाज भी था। अब बीजेपी हार गई। अब जब ये मैसेज मुसलमानों से निकल के हमारे हिंदू भाइयों में गया, अब मानिए कि हमारा हिंदू भाई है, वही बात सुनता है कि भाई मुसलमानों से समाजवादी ये कह रही है बीजेपी को हराना है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी को हराना है, मुसलमानों से कह रही है, तो इसका असर उसके ऊपर ये पड़ा लगातार कि भाई ये बीजेपी को क्यों हराना चाहते हैं। इसका मतलब बीजेपी जो है वो हिंदू हितैषी पार्टी है, जब भी तो मुसलमान हरा रहे हैं उसको। तो उसका काउंटर नैरेटिव उसने खुद ही जनरेट कर लिया अपना। वो बीजेपी को अपनी हिंदू हितैषी पार्टी मानने लगा। ओवैसी साहब बाद में कर रहे थे ना, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम। तो ओवैसी साहब ने कहा था इसमें ईवीएम हैक नहीं हुई है, लोगों के दिमाग हैक हो गए हैं। तो वो पूरा हिंदू समाज जो है वो बीजेपी के साथ चला गया। वो हमारी वजह से नहीं गया। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जो बने वो मेरी वजह बने थे क्या? एमआईएम की वजह से बने थे? असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से बने थे? या शौकत अली साहब की वजह से बने थे? जनता पार्टी की सरकार क्या हमारी वजह से बनी थी क्या? इंदिरा गांधी जो चुनाव हारी थी वो हमारी वजह से हारी थी क्या? आप सारा इल्जाम हमारे ऊपर रख देंगे। आप अपनी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सड़कों पर आप नहीं उतरेंगे। आप बताइए 2014 से लेकर और अब तक 11-12 साल होने वाले हैं, कितनी बार सड़कों पर उतर के इन्होंने धरने प्रदर्शन करे?
हमने बीजेपी को देखा जब सत्ता में नहीं थे, वो हर 15 दिन में एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर उतर के। वो मेहनत, उन्होंने मेहनत करी, आरएसएस के लोगों ने मेहनत करी। तो भाई खुदा तो सबका है, ये खुदा सिर्फ मुसलमानों का है? वो तो रब्बुल आलमीन है भाई, ये रब्बुल मुस्लिमीन है बस। तो जो मेहनत करेगा वो फल खाएगा। अब ये लड़ाई सुरेंद्र और महेंद्र की है, ये लड़ाई सत्ता की सुरेंद्र और महेंद्र की है। तो अब्दुल इसमें क्यों बीच में आएगा भाई? आप अपने आप लड़ो, प्रधानमंत्री आप हमें बनने नहीं दोगे। तो आप अब्दुल को ये चाह रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए? भाई हम तो कह रहे हैं कि जितने भी मुसलमान हैं वो, और जितने भी दलित हैं और जो पीड़ित हैं, जो लोग हैं, शोषित समाज है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी हिस्सेदारी की बात करे। देखिए हमारा, देखिए ज्यादा मैटर तो है नहीं, प्रधानमंत्री आप हमें बनने नहीं देंगे, मुख्य, क्योंकि आप हमसे नफरत इतनी करते तो नफरत खत्म टाइम लगेगा। मुख्यमंत्री आप मुझे बनने अच्छा नहीं वकील भाई, 2 4 5 6 बस एक लाइन में बात खत्म करूंगा कि आप हम तो इतना चाहते हैं कि आप 100 डीएम बना रहे हैं तो भाई 10 डीएम साहब हमारे बना दीजिए। 100 चपरासी बना रहे हैं, 10 चपरासी हमारे बना दीजिए। हमें इतना ही चाहिए बस। ये बात आप हिस्सेदारी की लड़ाई है। लेकिन आम मुसलमान की ये धारणा रहती है कि साहब 2 4 5 6 सीट अगर जीत भी लेंगे तो उससे क्या होगा। हाँ ये बात भी है। तो सारे लोग ये सवाल करते हैं। जी जी, अभी बिहार का जो समीकरण है आप उठा के देख लीजिए कि अगर नीतीश कुमार अगर पाला बदल लें तो एमआईएम किंग मेकर है। फिर वो 5 सीटें मिलेंगी तो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 5 सीटें ही कमाल दिखाएंगी। नीतीश कुमार की जी की कितनी सीटें हैं लोकसभा में? वो किंग मेकर बने बैठे हैं ना। चंद्रबाबू नायडू की कितनी सीटें हैं लोकसभा में? मेरे ख्याल में 16 या 12 जितनी भी है, किंग मेकर बने बैठे हैं ना। अभी खींच लें, सरकार गिर जाएगी। तो आप किंग नहीं बन सकते, किंग मेकर तो बन जाइए भाई। रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करी अपने सहाबियों के साथ मक्के से मदीना, तो आप मिसाक मदीना पढ़ लीजिए क्या है। दुनिया का पहला जो अलायंस हुआ है राजनीतिक गैर मुस्लिमों से, मतलब दूसरी कौमों से, वो रसूलुल्लाह ने करके दिखाया, जिसमें यहूदी भी शामिल थे, जिसमें जो मुशरिकीन थे वो भी शामिल थे, जो ईसाई थे वो भी शामिल थे। मिसाक मदीना हुआ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो सहाबियों ने ये कह दिया कि साहब हमारे लीडर रसूलुल्लाह नहीं रहेंगे, हमारे लीडर जो है वो कोई दूसरा आदमी रहेगा। नहीं नहीं नहीं, लीडर हमारे रसूलुल्लाह ही रहेंगे। हम सहाबियों के लीडर रसूलुल्लाह रहे। फिर वो एक अलायंस बना जिसे ज्वाइंट पैक्ट ऑफ डिफेंस पैक्ट कहते हैं उसे, मदीना का, कि मदीना पे अगर कोई हमला करेगा तो हम मिलकर उसका दिफा करेंगे, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो। तो रसूलुल्लाह मुसलमानों के लीडर थे। उसके बाद वो जो अलायंस बना तो उसके जो कन्वीनर बने वो रसूलुल्लाह बन गए। तो पूरी हुकूमत रसूलुल्लाह के हाथ में दे दी गई कि आप ही इंसाफ कर सकते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा इंसाफ कौन कर सकता है यहाँ पर। तो हम अलायंस का कभी खिलाफ नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है ना कि अखिलेश यादव जी के पास 5 कुर्सी हैं। अब वो कह रहे हैं एक कुर्सी पे मैं हाथ रखूंगा, दूसरी कुर्सी पे भी हाथ रखूंगा, इस पे पैर रखूंगा, इस पे दूसरा पैर रखूंगा, वहां पे सर रखूंगा। अरे भाई साहब हमें बिठा दो ना, एक कुर्सी हमें भी दे दीजिए। बोले ना तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। अखिलेश जी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बताइए, क्या उन्होंने रिवर फ्रंट नहीं बनाए थे क्या? उनको जांच के आदेश हुए थे साहब, कुछ भी नहीं हुआ। आप अपना लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानते हैं, शौकत साहब को मानते हैं, जबकि यूपी के जो आपके अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, उन पे तमाम आरोप लगते हैं चुनाव के दौरान। और आपसी फूट का भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे दिखाई दे जाता है कि साहब उनका विरोध भी होता हुआ नजर आता है। देखिए विरोध तो, लेकिन आप हमेशा, मैं देखता हूँ कि आप उनके साथ खड़े हैं। देखिए उसकी वजह भी है। देखिए हमारे नेता बैरिस्टर साहब तो हैं ही, लेकिन यूपी में हमें पार्टी पे जो काम, हमें जिसके साथ काम कर रहे हैं, इनके आदेशों का हम पालन कर रहे हैं, तो वो तो शौकत साहब है। अब देखिए लीडरशिप ऐसे नहीं बनती है, उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है। उसका विरोध भी होगा, विरोध भी होगा, ऐसी बात नहीं विरोध नहीं होगा। जब विरोध होगा तो उनका समर्थन भी इतना ही है। अब उनके खिलाफ 4 कमेंट आ गए तो वो तो हाईलाइट बन गए। अब उनके समर्थन में जो 1 लाख लोग बोल रहे हैं वो हाईलाइट नहीं होते। इतनी सी बात है शौकत साहब के लिए तो और देखिए शौकत साहब ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आदमी अकेला अपनी गाड़ी से निकले, मुरादाबाद आए थे तो यहाँ पे 4 लोग थे जिसमें से एक ज़कीर आइनी थे। ऐसी सब एक एक करके लोगों को इकट्ठा किया उस बंदे ने। वो तो वो धागा है जिसमें सारे मोती बंधे हुए हैं।
वो हमारे इमाम है भाई, हमारे नेता है वो। अगर शौकत साहब ना होते तो ना वकील रशीद होते, ना कोई और होते। ये फैक्ट बात है। क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों ने, समाजवादी ने, कांग्रेस ने डॉक्टर मसूद की पार्टी को तोड़कर रख दिया था, तोड़कर रख दिया था भाई। लेकिन वकील भाई, एक सवाल ये उठता है कि जो मुस्लिम लीडरशिप है वो आज तक कामयाब नहीं हो पाई। चाहे आप डॉक्टर मसूद साहब को ले लीजिए, चाहे डॉक्टर अयूब साहब को ले लीजिए, या और भी दीगर पार्टियां रही हैं। पीस पार्टी भी वजूद में तो आई, पहले मुस्लिम मजलिस भी थी। हाँ हाँ हाँ, कई सारी। फरीदी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, जो मुस्लिम लीडरशिप है, वो वजूद कायम नहीं कर पाई। तो आपको लगता है कि देखिए वही बात है, वैसी साहब इसको कर पाएंगे? हाँ, उसमें देखिए ऐसा है कि जैसे डॉक्टर फरीदी की बात है, तो वो उस टाइम 70s में वो 15-20 पे है मुस्लिम विधायक जिता लिए थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट लीडरशिप पे। लेकिन उनके साथ एज का फैक्टर आ गया, उनका इंतकाल हो गया, तो वो मूवमेंट रुक गया। फिर मसूद साहब आए। अब मसूद साहब पे उन्होंने मेहनत करी, सब कुछ भी करा, बहुत मेहनत भी करी इन्होंने, तो उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, वो नहीं संभाल पाए उस चीज को। ये हमारे चीजें हुई हैं हमारे साथ। ऐसी पीस पार्टी के साथ हुआ, समाजवादी ने ही डॉक्टर अयूब के ऊपर मुकदमे करवा दिए थे, पता नहीं कौन कौन से। तो अयूब साहब की पार्टी भी, पीस पार्टी भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है वो भी खत्म है, कुछ नहीं। तो उन सबका जवाब असदुद्दीन ओवैसी है। ये 70 साल से जो कुछ इन्होंने मुस्लिम लीडरशिप के साथ करा है ना, उन सबका जवाब असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं कि आओ हमें तोड़ के दिखाओ, अब हमारे पास हर पेज का मांझा है। आप सद्दी से आओगे तो सद्दी से लड़ाएंगे, आप चाइना के मांझे से आओगे तो चाइना वैसे प्रतिबंधित है, लेकिन अगर कभी उसकी है भी तो हम उससे भी लड़ाएंगे भाई। समाजवादी पार्टी की डोर काटना चाहते हैं फिर आप? नहीं, हम किसी की डोर नहीं काटना चाहते। हम कहते हैं कि अगर कुर्सी आपको मिलेगी तो कुर्सी अब्दुल को भी मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमसे आप दरी बिछवाएंगे, हमसे आप नोट भी लेंगे, वोट भी लेंगे, और हमें जो है आप जलील भी करेंगे, आप हमें धक्के देके बाहर भी निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा। इज्जत तो आपको देखिए, इज्जत तो देखिए, आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी है भाई, डिग्निटी हमारा हक है, मुसलमानों का हक है इज्जत। वो आपने पिक्चर नहीं देखी मिर्जापुर, वो गुंडू पंडित का जो किरदार है उसमें वो कहता है अब चाहिए हमें फुल इज्जत, तो मुसलमानों को चाहिए फुल इज्जत, हमारा इज्जत का मैटर। तो चलिए आखिरी सवाल में कर लेता हूँ आपसे, इज्जत दिलाने के लिए अब यूपी में, क्योंकि बिहार का तो इलेक्शन हो गया, आपने वहां पर किशन जो वहां की जो सीमांचल है वहां पर आपने अच्छा प्रदर्शन किया, तो अब यहाँ आप उत्तर प्रदेश में कितने तैयार हैं चुनाव के लिए, और क्या रणनीति है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन? देखिए रणनीति तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो तो शौकत साहब बता सकते हैं अगर बताएंगे तो, या असदुद्दीन ओवैसी साहब बता सकते हैं। हम तो आदेश का पालन करेंगे। देखिए बात यह है कि हमने अभी शौकत साहब ने अभी ऐलान भी किया था कि हम यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी का 75 जिलों में संगठन है। यहाँ ये बात ठीक है, कहीं पे कमजोर होगा कहीं मजबूत होगा, ये बात भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास समाजवादी की तरह पैसा तो है नहीं, राहुल गांधी जी की तरह हमारे पास पैसा तो है नहीं। राहुल गांधी जी के पास इतना पैसा है, वो संगठन नहीं बना पा रहा है अपना, उनके पास तो अथाह है, वो नहीं करा पा रहे। तो हमें एक एक आदमी को जोड़ने में वक्त लगता है और हम मेहनत कर रहे हैं। मुर्दाबाद मंडल का मैं आपको बताता हूँ। मुर्दाबाद मंडल में आप ये देखिए कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इंटरकनेक्टेड आपस में, वो ऑलमोस्ट 50% मुस्लिम्स हैं उसके अंदर। सीमांचल के बाद ये अकेला इलाका है ऐसा कि मतलब क्या होता है कि एक पॉकेट में यहाँ पे है, एक पॉकेट में वहां है। भाई आप ये नहीं कह सकते ना कि आप जहां यादव बहुल इलाका है वहां पे आप ब्राह्मण को टिकट देते हैं क्या? आप देते हैं तो बता दीजिए। भाई मुसलमानों ने तो यहां से पता नहीं कितने हिंदू जिता के भेज दीजिए। अभी जो सांसद जी रुचिवीरा जी जीती हैं, किसके वोट से जीती हैं? मुसलमानों के। अगर वो लोग इतने सेकुलर हैं तो हरिद्वार से किसी मुसलमान को जिता के भेज देते, कांग्रेस ही अपना किसी कैंडिडेट बना के भेज देती, समाजवादी जो है वो वाराणसी से बनारस से किसी मुसलमान को एमपी जिता के देखा दे। आपने तो वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया सर, और आप हमसे सारी उम्मीदें कर रहे हैं कि आप मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों जाते हैं। अरे भाई कहां जाऊं, आपने मेरी जगह जगह छोड़ी है। मैं सैफई जाके चुनाव थोड़ी लड़ूंगा, आप मुझे वोट दिलवा देंगे वहां पे? आप अपने इटावा से वहां से किसी मुसलमान को खड़ा करके देख लीजिए,
समाजवादी के जो परिवार के लोग थे वो बीजेपी में चले गए, सगे संबंधी बीजेपी में चले गए, आज भी हैं। और आप सारा आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हम मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे हैं। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में हम जाएंगे और आप हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों को कचरा बना दिया आपने, घटोस बना दिया उन लोगों को, उनको घटोस में बंद कर दिया आपने। हम सब जगह जाएंगे, सब जगह से चुनाव लड़ेंगे और अपने हिंदू भाइयों को भी साथ लेंगे, दलितों को भी साथ लेंगे। हमने वहां पे क्या क्या गैर मुस्लिमों को, जो हमारे भाई हैं, उनको हमने टिकट नहीं दिया था क्या? राणा रंजीत को हमने टिकट नहीं दिया था क्या? यहाँ से हमने गीता जी को टिकट नहीं दिया था क्या? मुरादाबाद के महानगर के चुनाव में हमने क्या अपने विनोद जी को टिकट नहीं दिया था क्या? हम तो सबको टिकट देते हैं, हम बीजेपी थोड़ी है। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है कि वो हिंदुओं को टिकट नहीं देती, और ये आपकी पॉलिसी है कि आप मुसलमानों को सिर्फ, अच्छा समाजवादी जो है सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को खड़ा करेगी। क्यों खड़ा करेगी भाई, अगर ये तर्क है आपका? तो कांग्रेस मुस्लिम बहुल क्षेत्र से मुसलमानों को क्यों खड़ा कर रही है? क्यों खड़ा कर रही है? नहीं, वकील रशीद के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि भाई ये नौजवान है और क्रांतिकारी युवा है, इसे समाजवादी पार्टी में होना चाहिए था। तो वकील रशीद क्या एआईएमआईएम में ही अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं? भविष्य में चुनाव लड़ने का भी सोचा होगा जी जी, या फिर कोई इधर दाएं बाएं होने का? हाँ देखिए, बात यह है कि अगर अखिलेश जी मुसलमानों के साथ इंसाफ कर देते ना, तो एमआईएम की उत्तर प्रदेश में जरूरत ही नहीं थी आने की, कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप ही हमारे साथ इंसाफ करते थे तो वैसी साहब तो पहले से कह रहे थे। भाई शौकत साहब बताते हैं ना हमें, जब हमारी क्लासेस होती हैं, वो हमें क्लास देते हैं, तो हम सब बैठे हुए होते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है, वर्कशॉप होती है हमारी बाकायदा, तो उसमें बताते हैं, वो कभी किस्सा सुना देते हैं कि भाई हम पहुंचे, वो देने को तैयार नहीं थे पार्टी यूपी के अंदर। शौकत साहब कहते रहे साहब हमें दे दिए हम पार्टी, बोले नहीं, वहां तो मुलायम सिंह सही काम करते रहे, अखिलेश जी सही काम करते रहे हैं, तैयार। जब आपने हमारे साथ नाइंसाफी शुरू करी है, आपने हमारा हक हमसे छीन लिया, हमने आपको वोट दिया, बदले में आपने हमें चार्जिंग रिक्शा थमा दी, ई रिक्शा थमा दी। आप बताइए आपने मुस्लिम मोहल्लों में कितने स्कूल खोले थे? आप लिस्ट दीजिए ना, आप डेटा पे बात कीजिए। आपने मुस्लिम मोहल्लों में कितने अस्पताल खोले? जितने सरकारी विभाग हैं मुरादाबाद के अंदर, मुसलमानों के इलाकों में कितने सरकारी विभाग हैं? आप तो बैंक नहीं खोलने देते हमारे मुस्लिम इलाके में। सरकारी इमारत के नाम पे मुस्लिम क्षेत्रों में शराब के ठेके और थाने चौकी हैं। ये सरकारी इमारत है हमारे यहाँ, ये रिप्रेजेंटेशन है सरकार का हमारे पास। जितने सरकारी विभाग हैं हमारे एक इलाके में नहीं, कोई सा भी आप विभाग उठा के देख लीजिए। क्यों भाई, आप हमारे बीच में विभाग बनाइए ना, मुसलमानों को मिनिस्ट्री में शामिल कीजिए आप। तो चलिए, अब ये बीजेपी पे इल्जाम है, बीजेपी तो करेगी नहीं। तो जब आपकी सरकार थी, सरकार आप 4 बार मुख्यमंत्री थे, बहन जी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी, कांग्रेस की 3 बार सरकार बन चुकी, आपने क्या किया? सन 80 मुरादाबाद में हुआ, आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। सक्सेना रिपोर्ट के लिए हमने आरटीआई लगाई बकायदा, पूरे हमने सारे सवालात भेजे, हमारे पिताजी ने उसमें मेहनत करी थी। तो हमने जब आरटीआई लगाई तो उस आरटीआई में हमने कहा कि स्वर्गीय जावेद रशीद ने जो है ये लिस्ट दी थी आपको, जो मृतक थे, तो उनके जो वारिस है उनको कुछ इंसाफ कर दिए उनके साथ। तो हमें आरटीआई में जवाब क्या मिलता है कि हाँ, स्वर्गीय जावेद रशीद एडवोकेट ने हमें सूची प्रदान की थी, लेकिन क्योंकि ये 20 साल से पहले की बात हो गई, अब हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो मुझे वकील रशीद को रिकॉर्ड तो नहीं मिल सकता, समझ में आ रही है, एक आम आदमी है। अखिलेश जी को तो मिल जाता ना। आप तो मुजफ्फरनगर दंगे पे आज तक आपने कुछ नहीं किया। क्या किया आपने? आपने मुजफ्फरनगर दंगे में जो मुसलमानों के साथ जातियां हुई और जो 50,000 मुसलमान ठंड में कैंपों में सड़ रहे थे और आप सैफई में आप हीरोइनों के डांस देख रहे थे, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो आपने जो हमारी मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप हुआ वहां पर, इतनी ज्यादातर तो हॉस्टाइल होंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, हॉस्टाइल हो गए उसके बाद। तो आपने जो वहां पे कत्लेआम हुआ, जो उनमें आरोपी थे, तो पुलिस तो आपकी थी सर। चलिए उस टाइम एक घटना हो गई, आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं कि भाई हम घटना तो कहीं भी हो सकती है, कि एक अमुक घटना कहीं भी हो जाएगी, लेकिन जब वो घटना हो गई तो एफआईआर लिखना, उसके सबूत इकट्ठा करना, वो तो सरकारी मशीनरी अखिलेश यादव जी के पास थी ना, वो तो बीजेपी के पास नहीं थी। तो आप उनकी एफआईआर पढ़िए, आप उनकी चार्जशीट देखिए, आप उनकी इतने कमजोर हैं कि हर आदमी वहां से रिलीफ ले रहा है कोर्ट से, सबूत इतने कमजोर हैं। वहां पे जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है सब छूट जाते हैं। आपने इतने कमजोर केस बनाए उन हिंदुओं के ऊपर
जिन्होंने मुसलमानों को मारा था, क्योंकि आप ये तो हिंदू मुस्लिम विवाद था, मुसलमान मरे थे उसके अंदर सबसे ज्यादा। तो आप देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में हजारों दंगे हुए, बीजेपी की तारीख तो 2014 से शुरू होती है ना, जो हम मानते हैं, लेकिन ये जो पिछले के 60 साल हैं, 70 साल हैं, या 65 साल हैं, या 55 साल हैं, तो आपकी हुकूमत है सर। आपने कितने दंगे करे हैं, कितने आपने हर दंगे में दंगों का आप इतिहास देख लीजिए कि मरेगा भी मुसलमान, लूटे पीटेगा भी मुसलमान, घर भी मुसलमानों को चलेंगे, मुकदमे मुसलमानों को दर्ज होंगे, जेलों में मुसलमान जाएंगे, सड़ रहे हैं सब। मुसलमानों की तादाद भारत के अंदर 14.5% है, जेलों में हम 27% है। यह आपने हमारा हश्र कर दिया। हर आदमी हमें जो है शकील निगाह से देखता है। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में सब लोग राष्ट्रवादी हैं जो भारत में पैदा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी मुसलमान। ऐसा नहीं है कि और लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं, वो भी राष्ट्रवादी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों पर ही अटैक है, मुसलमानों पर ही उनकी राष्ट्रीयता पर अटैक है। तो मुसलमान यहां से गद्दारी नहीं कर सकता, और हमारे तो दीन में हमारे है कि हम वतन से अपने गद्दारी नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह ने मदीने में जब लोग हिजरत करके गए तो रसूलुल्लाह ने बाकायदा दुआ मांगी है अल्लाह पाक से कि हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत पैदा कर दे। तो हम भारत से मोहब्बत कैसे नहीं करेंगे? बका की फिक्र करो, कैफ मुर्दाबादी साहब का शेर है, मुरादाबाद के हैं। बका कहते हैं बाकी रहने को, कि बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। हमें अपने लिए खुद करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो है हमारे आंसू पोंछ देंगे, अखिलेश यादव जी जो है हमें इंसाफ दिलवा देंगे। ना हम सफर न हम नशी से निकलेगा। राहत इंदौरी साहब का बहुत मशहूर शेर है कि ना हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। किसी का इंतजार नहीं कर सकते आप। आपको तो अपने, देखिए किराएदार जो होता है ना, वो घर के अंदर टाइल्स लगवा ले किराए के में, बहुत शानदार सीलिंग कर ले, सब कुछ कर ले, तो वो किराए का घर है। आप अपना घर बनाइए साहब, 4 ईंटें लगाएंगे आपके घर में लगेंगी, एक सोफा डालेंगे आपके घर में पड़ेगा। तो ये तो मिजाज तो बदल रहा है। और देखिए उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उससे पहले क्या था, असदुद्दीन ओवैसी साहब के से पहले के जो लोग थे उसमें इंटरनेट नहीं था, तो एक अफवाह यहां से उड़ गई, एक अफवाह वहां से उड़ गई, एक अफवाह वहां से उड़ गई, मुस्लिम लीडरशिप बनी नहीं। अब तो साफ साफ होता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा, शौकत साहब ने क्या कहा इस मसले के ऊपर। भाई हर चीज पे ओवैसी बोलते हैं ना, 3 तलाक पे ओवैसी बोलेंगे, अखलाक पे ओवैसी बोलेंगे, लिंचिंग पे ओवैसी बोलेंगे, हर चीज पे तो ओवैसी बोल रहे हैं, बुलडोजर पे ओवैसी बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं हम बोले भी ना, तो हम क्या करें? वो एक बड़ा मशहूर मीम है ना, करे तो करे क्या, वाह मोदी जी वाह करते रहे, या वाह अखिलेश जी वाह करते रहे, वाह राहुल जी वाह। तो ये सारी कहानी है। बस एक शेर के साथ जो है मैं, भाने वालिद साहब के हैं कि 2-3 उसके शेर हैं कि जैसी तुमने यहाँ तौहीन हुकूमत की है, जैसी तुमने यहाँ तौहीन हुकूमत की है, मेरे अजदाद ने क्या ऐसी वसीयत की है, जिसकी शिद्दत से लरज उठा जमाने का निजाम, हमने अशकों से भी बरपा वो कयामत की है। और नाम तारीख से कौन उसका मिटा सकता है, जिसने सर दे के उसूलों की हिफाजत की है। और किस तरह दिल से भुला दें ये सदाकत आमिर, किस तरह दिल से भुला दें ये सदाकत आमिर, शान और शौकत से यहाँ हमने हुकूमत की है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वकी रशीद, जो तमाम मुद्दों पर आज इनसे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक बात रही। फिर मैं एक नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मिलूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।